दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडियन एंड एशियन स्टडी में। आज हम बात करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तक्षशिला विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे। उसकी रणनीतिक अवस्थिति के कारण उसकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। क्यों? इसकी भी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। प्राचीन शिक्षण केंद्रों में सबसे पुराना और पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला है। वैसे 3 शिक्षण केंद्र थे प्राचीन भारत में, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। जहां तक तक्षशिला की भौगोलिक स्थिति की बात है तो प्राचीन भारत में यह गांधार क्षेत्र में स्थित था और गांधार की राजधानी थी। अब पहले बात करते हैं कि वर्तमान समय में तक्षशिला की क्या स्थिति है, उसके खंडहरों को किसने खोजा और उसके अवशेषों के अध्ययन से क्या जानकारी मिली। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड इसके बहुत पास से होकर जाता है। ऐतिहासिक रूप से तक्षशिला 3 मार्गों के संगम पर स्थित था: उत्तरापथ मार्ग, उत्तर पश्चिमी मार्ग और सिंधु नदी मार्ग। उत्तरापथ मार्ग जो वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड जो गांधार को मगध से जोड़ता था, उत्तर पश्चिमी मार्ग जो कपिशा और पुष्कलावती आदि से होकर जाता था, और तीसरा था सिंधु नदी मार्ग जो श्रीनगर, मानसेरा, हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता था। प्राचीन तक्षशिला के खंडहरों को खोज निकालने का प्रयत्न सर्वप्रथम कनिंघम ने शुरू किया था। 1912 ईस्वी के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ठोस काम शुरू हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की विभिन्न रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भिन्न भिन्न युगों में तक्षशिला नगर विदेशी आक्रमणों के कारण ध्वस्त होकर नई बस्तियों के रूप में इधर उधर सरकता रहा। सबसे पहली बस्ती पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में भीर के टीलों से मिली है, जो 5वीं और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच की मानी जाती है। दूसरी बस्ती रावलपिंडी से 22 मील उत्तर सिरकप के खंडहरों से मिली है, जो दूसरी और पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच की मानी जाती है। और तीसरी बस्ती इससे भी उत्तर सिरमुख से मिली है, जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और पहली ईस्वी के मध्य की मानी जाती है। खुदाइयों में वहां अनेक स्तूपों और विहारों के चिन्ह मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि तक्षशिला हिंदू व बौद्ध दोनों ही धर्मों की शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यह पुरातात्विक स्थल 1980 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। वर्ष 2010 की एक रिपोर्ट में विश्व विरासत फंड ने इसे उन 12 स्थलों में शामिल किया है जो अपूरणीय क्षति होने के कगार पर हैं। इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त प्रबंधन, विकास का दबाव, लूट, युद्ध और संघर्ष आदि बताया गया है। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय कैसा था, क्यों उसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली और क्यों इसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता। सर्वप्रथम तक्षशिला की जानकारी वाल्मीकि रामायण में मिलती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ने अपने नाना कैकेय राज की सहायता से सिंधु क्षेत्र को जीता और अपने 2 पुत्रों तक्ष और पुष्कल को सौंप दिया। गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों ही किनारों पर स्थित था और उसके दोनों ओर तक्ष और पुष्कल ने क्रमशः तक्षशिला और पुष्करावती नामक राजधानियां बसाईं। तक्षशिला सिंधु के पूर्वी तट पर स्थित थी। इसके पश्चात महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अधिकार बनाए रखा और जन्मेजय ने यहीं पर नाग यज्ञ किया था। ऋग्वेद में भी गांधार की चर्चा मिलती है। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था
जिसकी स्थापना 700 ईस्वी पूर्व में की गई थी। यहाँ पूरे विश्व के 10,500 से भी अधिक छात्र अध्ययन करते थे। पूरे विश्व के अलावा भारतवर्ष के भी दूर दूर के क्षेत्रों से, बनारस, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी आदि क्षेत्रों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और विश्व प्रसिद्ध आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ मुख्य रूप से 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें प्रमुख थे राजनीति शास्त्र, शस्त्र विज्ञान, आयुर्वेद, विधि ज्ञान और व्याकरण। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में यहाँ वेद वेदांत, अष्टदश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, गणित, ललित कला, हस्त विद्या और अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं और शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। तक्षशिला में आने वाले विद्यार्थी किशोरावस्था के होते थे, जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे, क्योंकि यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा ही दी जाती थी। तक्षशिला में वेतन लेने वाले शिक्षक नहीं होते थे और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता था। आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी, समय सीमा भी निर्धारित नहीं थी और न ही कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। तक्षशिला का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। बहुत सारे विद्वान आचार्यों ने यहाँ अपने आश्रम बना रखे थे। छात्र अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे। इन्हीं सब कारणों के चलते आधुनिक अभिप्राय में तक्षशिला को विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता, जबकि नालंदा को विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम निश्चित था। नालंदा की संरचना एक विश्वविद्यालय की थी। पढ़ने के लिए, अध्यापन के लिए व्याख्यान भवन होते थे, रहने के लिए छात्रावास बने हुए थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। सारा प्रबंध कुलपति या प्रधानाचार्य देखते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का अपना पुस्तकालय भी था। तो ये सब कारण है कि नालंदा को विश्वविद्यालय माना जाता है, जबकि तक्षशिला को नहीं माना जाता। दरअसल तक्षशिला में कोई आधुनिक विश्वविद्यालयों जैसी एक संगठित एवं समवेत संस्था नहीं थी, अपितु यह विद्या का ऐसा केंद्र था जहां अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे और विभिन्न विषयों के आचार्य आगंतुक विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे। यानी तक्षशिला गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित शिक्षण केंद्र था। तक्षशिला में कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी, जैसे कि चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 महीने का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में यदि वह किसी औषधीय जड़ी बूटी का पता लगाता तभी उसकी शिक्षा पूर्ण मानी जाती थी। 500 BC जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र था। विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा पेट के अंदर तक का ऑपरेशन बड़ी आसानी से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से कर लेते थे। इसके अलावा अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। 326 BC में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र भी था। तक्षशिला के स्नातकों में भारतीय इतिहास के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध लोगों के नाम मिलते हैं, जैसे कि चाणक्य। यहीं के स्नातक थे और अध्यापक भी थे और यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों, अर्थशास्त्र वगैरह की रचना भी की थी। इनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इनकी शिक्षा भी तक्षशिला में ही हुई थी। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये भी तक्षशिला में ही पढ़े थे। ये गांधार स्थित शालातुर या सिरपुर के रहने वाले थे। भगवान बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी यही शिक्षा पाई थी, जैसे कि कौशल राज प्रसेनजित,
मल्ल सरदार बंधुल एवं लिच्छवी महाली, आयुर्वेद के महान जानकार जीवक जो बिंबिसार के राज दरबारी थे, और डाकू अंगुलीमाल, वसुमित्र आदि। तो इतने बड़े बड़े और विद्वान लोगों ने यहाँ पे शिक्षा पाई थी। तक्षशिला का अनुशासन अत्यंत कठोर था। ज्यादातर यहाँ राज परिवार से जुड़े विद्यार्थी ही पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन राजाओं के बालक भी यदि बार बार गलती करते तो उन्हें भी दंड दिया जाता था। उस समय के गुरुकुलों पर आचार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी का नियंत्रण नहीं होता था। शिष्य आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक होती थी और कभी कभी यह 500 तक भी पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा भी ली जाती थी। अनेक स्रोतों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। तक्षशिला में धनी एवं निर्धन दोनों ही तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्यों को करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि धनी छात्रों को आश्रम का कार्य नहीं करना पड़ता था। उन्हें भी गुरुकुल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता था और साथ ही गुरु की सेवा भी करनी होती थी। और आश्रम के कार्य करना भी उनके लिए भी उतना ही जरूरी था जितना कि निर्धन छात्रों के लिए। अब बात करते हैं कि इतने महान शिक्षण केंद्र का पतन कैसे हो गया। तो तक्षशिला की स्थिति भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर थी, जहां से विदेशी आक्रमण होते रहे। तक्षशिला पर सर्वप्रथम ईरानी शासक कुरूश ने आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया था। बार बार तक्षशिला ईरान से स्वतंत्र होता रहा और फिर भी लगभग 200 वर्षों तक इस पर ईरानी शासकों का प्रभाव रहा। बाद में सिकंदर तक्षशिला पहुंचा तो तक्षशिला के शासक ने उसके सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। यूनानी भी कुछ समय के लिए यहाँ पे ठहरे, जिससे कि यहाँ पे यूनानी प्रभाव भी देखने को मिलता था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपने विशाल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद तक्षशिला प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में अपने चरम पर था, लगभग 200 वर्षों तक। इसके पश्चात हिंद यूनानियों ने तक्षशिला को संभाला। फिर शकों ने इस शहर पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात कुषाण आए और इन्होंने तक्षशिला को जीतने के बाद अध्ययन का एक बड़ा केंद्र इसे बनाया। कुषाण कला और ज्ञान के संरक्षक थे तथा तक्षशिला की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन ये सभी शासक विदेशी थे। इन्हें भारतीय शिक्षा और संस्कृति से कोई लगाव नहीं था। हिंदू शिक्षा की इन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी, जिसके चलते तक्षशिला धीरे धीरे करके उपेक्षित होता चला गया और इसका पतन होने लगा। और अंत में हूण आए। हूण अत्यंत निर्दयी और बर्बर लोग थे, जिन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और पूरी तरह से इसे नष्ट कर डाला। अब भारत में भी कोई समृद्ध और मजबूत राजा नहीं बचा था जो इसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करे। तो इस प्रकार ज्ञान के इतने बड़े केंद्र का अंत हो गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।